देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 1995 के बाद बिहार में कोई भी पार्टी अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकी। जब नीतीश नए उत्साह से लबरेज थे तब भी यानी 2010 में उनकी पार्टी बहुमत से कुछ सीटें पीछे ही थी। 15 साल में काफी कुछ बदला, लेकिन सरकार गठबंधन की बैसाखी की मोहताज बनी सो बनी रह गई और अब इससे उबरने की स्थिति दिखती नहीं है। ऐसे में 2025 की दौड़ जो स्वाभाविक तौर पर रिले रेस होगी, जिसमें 4 लोग मिलकर जीत के लिए मशक्कत करते दिखेंगे और इनके बीच तालमेल परफेक्ट हो, इसकी तैयारी एक खेमा करने लगा है। तो दूसरा कुनबा रिले रेस की टीम के सदस्यों के साथ प्रैक्टिस के बजाय टीम में कौन होगा, किस भूमिका में होगा, यह भी तय करते या तय किए जाने की प्रक्रिया करते नहीं दिख रहा। संक्रांति के मौके पर एनडीए ने टीम भावना का प्रदर्शन किया और दौड़ की प्रैक्टिस में जुट गए। नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खोलकर इंतजार कर रहे लालू चिराग के नाराज चाचा के आवभगत को स्वीकार करते दिखे और दिखाई साथ दौड़ लगाने की संभावना। अब बहुमत की रिले रेस में कौन मैदान मारेगा, इस सवाल से ज्यादा जरूरी सवाल पूछेंगे और वो ये कि क्या जीत की आस के लिए नए साथी की तलाश है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे सुमित शशांक जी और जेडीयू की ओर से धीरज कुशवाहा जी। आरजू जी, पहला सवाल तो आप ही से और वो स्वाभाविक तौर पर सवाल ये बनता है कि क्या जीत की आस में नए साथी की तलाश हो रही है? देखिए, हमको नए साथी की तलाश हो रही है या नहीं हो रही है, ये सवाल का जवाब वक्त आने पे इसका आपको सही पता चलेगा। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए इसकी संभावना कोई भी लगा सकता है। जहां तक रही बात राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा से ये कहा गया है, जो जिसकी बातें अनसुनी की जाती है, जो गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो, अगर वो परेशान है, बेहाल है, बेबस है, लाचार है, तो उसका बल है राष्ट्रीय जनता दल। और अगर खुद किसी भी पार्टी का कोई प्रदेश का अध्यक्ष हो या फिर उसका मेन लीडर्स हो, अगर आके वो कहता है कि हम अभी पिछले कुछ दिनों तक हम हिस्सा थे लेकिन अब हिस्सा नहीं है, मुझे जरूरत चाहिए, सहारा चाहिए, तो ये उनका वक्तव्य है, ये उनका बयान है। लेकिन संभावनाएं राजनीति में कभी खत्म नहीं होती हैं और उस संभावनाओं से ही राजनीति आगे बढ़ती है। और हम जो थे, जो हमारा अलायंस था, वो कल भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। और वो मजबूत किस लिए था? इस स्तर पे था कि हमने 2 बार इलेक्शन लड़े अभी 10 सालों के अंदर जी। तो हम नीतीश कुमार जी के साथ थे तब भी और नहीं थे तब भी। बिहार के प्रदेश की जनता ने हमें जनादेश दिया और वो जनादेश ये दिया कि हम बिहार की लार्जेस्ट पार्टी बने और वो जनता का जनादेश है, आपके किसी के डिनाय करने से नहीं होता है। और लोकतंत्र में जनादेश जो देता है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और उन्होंने आशीर्वाद दिया, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना सीएम माना। चलिए, तो सीएम माना है, लेकिन ये जो मान वाली बात है, ये x = y प्रूफ होने वाली बात तब तक नहीं होगी जब तक सही तालमेल नहीं होगा, सही गठजोड़ नहीं होगा। सही इस लिहाज से कि वो जनता के सामाजिक समीकरण पर सेट हो और जनता की पसंद हो और बहुमत का आंकड़ा छू सकें। उसके लिए किसे हम देखें, किसकी आस लगाए रखें, किसके लिए दरवाजा खुला रखें और उस दरवाजे से कौन आ जाता है, ये फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं है। चलिए, हम दूसरे खेमे में किस तरह की तैयारी चल रही है, रिले रेस को लेकर तालमेल किस तरह से स्थापित किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। धीरज जी के पास चलेंगे। धीरज जी, संभावना थी कि नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं, लालू प्रसाद यादव दरवाजा खोलकर खड़े थे, कोई और उस दरवाजे से आया। नीतीश कुमार के न आने पर सबका स्वागत अब किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार जो जीत की गारंटी थे, उनके न आने की संभावना को देखते हुए अब नए साथी तलाशे जा रहे हैं? दीपक जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी बातों को आप बढ़िया तरह से समझते हैं। हमारा ये मानना है कि देखिए, हम लोग एनडीए के साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं। 2025 में कैसे 225 सीटों पर हमारे एनडीए घटक के सभी दलों के नेता ने भी कह दिया है कि जो 2010 की स्थिति थी उससे भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपस में समन्वय बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। अब बिहार में कोई पार्टी नहीं रह गई है, अब हम लोग एनडीए के रूप में काम कर रहे हैं। और बता दे रहे हैं कि आज से पूरे बिहार में
हमारे एनडीए घटक दलों के सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष आपस में मिल बैठकर तय कर लिया था और आज से वाल्मीकि नगर बेतिया से इसकी जिला सम्मेलन की शुरुआत भी कर दी गई है। आप देखे होंगे कि आज सभी हमारे एनडीए के कार्यकर्ता, प्रदेश के नेतागण मिलकर इतना बढ़िया कार्यक्रम सफल आयोजन किए, उसके लिए हम सभी माननीय प्रदेश अध्यक्षों को धन्यवाद देना चाहते हैं। सभी लोगों का एक ही मंशा है, साफ है कि 2025 में माननीय नीतीश कुमार जी को कैसे पुनः बैठाई जाए ताकि गरीब गुरबों की आवाज और जो भी समाज के अंतिम पक्ष में खड़ा व्यक्ति है उसके लिए कैसे मजबूती से जो काम करने वाला व्यक्ति है, जब तक वो मजबूत नहीं रहेगा तब तक बिहार कैसे चलेंगे, या हम लोगों का हकों का जो आवाज उठाने वाले जो माननीय नेता है माननीय नीतीश कुमार जी, जब तक मजबूत नहीं रहेंगे तब तक कैसे होगा। बिल्कुल, यानी कि धीरज जी आप भी संभावना तलाश रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, इसके लिए एक बेहतर तालमेल वाला गठबंधन हो, तो ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार गारंटी लेकर जीत की चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए एक बात बता दे रहे हैं कि आज भी बिहार की पहली पसंद माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं। आप महिला कह लीजिए या दलित, महादलित, अति पिछड़ा सभी समाज के लोग आ रहे हैं। आरजू जी हम जान रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे होंगे, आप यही बताएंगे कि अगर पहली पसंद है तो वो संख्या बल क्यों नहीं है जेडीयू की, जो इस गठबंधन में उन्हें सबसे बड़ा और सबसे पसंदीदा चेहरा बनाने में जो तर्क दिया जा रहा है उसे स्थापित कर सके। हम आएंगे फिर से धीरज जी के पास, आरजू जी आपके पास भी आएंगे। ये शुरुआती प्रतिक्रिया एक एक ले लेते हैं। सुमित जी, यानी कि जीत की गारंटी कोई नहीं है, किसी का चेहरा जीत की गारंटी नहीं है, ऐसे में एक बेहतर तालमेल स्थापित किया जाना जरूरी है। क्या एनडीए खेमा वो कर चुका है? देखिए दीपक जी, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप चर्चा करेंगे तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चेहरा हैं, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विगत कुछ वर्षों में आपने देखा कि किस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे विनिर्माण क्षेत्र की बात करें, चाहे ऊर्जा सेक्टर की बात करें, चाहे उद्योग और धंधों की बात करें, चाहे कला संस्कृति और साहित्य की बात करें, इस दिशा में उभरता हुआ बिहार कहीं ना कहीं उस पलायन और अपहरण, गुंडाराज और का जो बिहार था उससे कहीं ना कहीं अलग है और एक अलग पहचान के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। अब रही बात समन्वय की, तो समन्वय की स्थिति बनाना और सबको साथ में लेकर के चलना, ये कहां से गलत है। बिहार की बेटियों के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, माताओं के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, बहनों के परिप्रेक्ष्य में बात होती है, तो बेटी के जन्म लेने के पश्चात आप देखेंगे कि उसके खाते में पैसे किस प्रकार से दिए जाते हैं। वही बेटी जब 9वीं में जाती है तो किस तरीके से उसको साइकिल प्रदान किया जाता है, उसको कुपोषण की दर से बाहर निकालने के लिए आपने देखा कि मल्टीविटामिन्स की गोलियां प्रदान की जाती हैं, सैनिटरी पैड्स प्रदान किया जाता है। लेकिन महागठबंधन को जो मल्टीविटामिन की गोलियां चाहिए, जो जीत सुनिश्चित करे, उसे मजबूत करे, वो गोलियां किस तरह से तैयार होगी, कहां से ला रहे हैं? दीपक जी इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम कौन लोग कर रहे हैं और भ्रम की स्थिति से बाहर निकलते हुए हमारी मूलभूत चीजें क्या हैं। कहीं ना कहीं रिक्शा चलाने वाला जो व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला व्यक्ति है, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति है और अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसने सपने देखना छोड़ दिया था, उनके सपनों को जीवंत करके उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं उन सपनों को जिए जो तथाकथित रूप से जो बड़े लोग उनके बच्चे जी रहे थे। उस सपने की तरफ हमें समग्र रूप से उनको आगे बढ़ाना था। सपनों को संजोने वाला, उन सपनों को समृद्धि देने वाला एक और शख्स बिहार की राजनीति में था इसलिए क्योंकि अब रामविलास पासवान हमारे साथ नहीं है और उनकी राजनीतिक विरासत संभालने का दावा करने वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं। केशव सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। केशव सिंह जी, जिस भ्रम की बात कर रहे थे अभी सुमित शशांक जी की विरोधी खेमा भ्रम की स्थिति बनाने का प्रयास कर रहा है और दही चूड़ा के इस भोज से जो 14 को नहीं बल्कि 15 को हुआ, उससे एक थोड़ी स्थिति बन रही है, तो हम चाहेंगे आप उस पर स्थिति स्पष्ट करें आधिकारिक तौर पर, क्योंकि लालू प्रसाद ने साफ ऑफर दिया है कि हाँ वो आएंगे तो हम साथ लेकर चलेंगे। देखिए ठीक बात है कि आप लोग जान रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का राजनीति में बिहार का क्या वैल्यू है। यही लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में नीतीश कुमार जी ओथ लेकर के 7 दिन बहुमत साबित नहीं कर पाए थे बिहार विधानसभा में। 2005 में नीतीश जी के जो चुनाव हुआ, आम चुनाव, उस चुनाव का परिणाम स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया
कि उस समय राजद को एनडीए का ताकत नहीं था कि राष्ट्रीय जनता दल को बिहार का सत्ता से बाहर कर दे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के बदौलत ही सही बात है कि परिवर्तन हुआ सत्ता का। ठीक बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी उस समय का कुछ परिस्थिति परिवेश ऐसा बना कि टूट गया और एन कैन प्रकरण किसी ढंग से जाकर के नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन यही लोक जनशक्ति पार्टी पिछले चुनाव में नीतीश जी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। तो स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को जिस ढंग से एनडीए के द्वारा अपमानित किया जा रहा है, चाहे जिस ढंग से हाशिए पर लाने का काम किया गया है, इसके लेकर के दलित समाज में और हमारे जो कोर वोटर हैं उसमें बहुत अधिक नाराजगी है। और उस नाराजगी को आज हम लोग तो ऐसे पार्टी का बैठक हुआ था 18-19 नवंबर को जी। उस बैठक में हम लोग तय किए थे कि समान दूरी बना करके चलेंगे और समान दूरी के बाद आज हम लोग सौहार्द का वातावरण में भोज का आयोजन किया गया था। मकर संक्रांति में तमाम दल के नेता को बुलाए थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एक बार फिर ये जो तमाम दल के नेता को बुलाए थे, इनमें अगर थोड़ा स्पष्ट कर सके आप हमारे दर्शकों के लिए तो और बेहतर होगा। इसमें देखिए, हम दोनों डिप्टी सीएम को भी बुलाए थे, बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं इन लोगों को बुलाए थे, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाए थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाए थे, हम के लोगों को। मैंने पुराने दोस्तों से रिश्ता नहीं तोड़ा, ये साफ है। और अगर नए दोस्त आ रहे हैं तो बुरा क्या है, ये कह रहे हैं। सारे लोग आए, लेकिन जो उनके महत्वपूर्ण लोग हैं किस कारण से नहीं आए वो लोग उपेक्षित किए। वहीं पर महागठबंधन के लोग शिरकत किए, उन्होंने प्राथमिकता दी। बहुत सारे ये अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैंने परिचय दिया आपकी पार्टी का कि रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत है, ये पशुपति पारस भी दावा करते रहे हैं, लेकिन जो वारिसनामा होता है वो अब लगता है पशुपति पारस के पास जो था वो एक्सपायर कर गया है। अब चिराग पासवान के पास वो वसीयतनामा आ गया है। रामविलास पासवान के सियासी वारिस हैं, पारिवारिक वारिस भी हैं, और अब प्रभाव भी जनता में वो दिख रहा है। जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का प्रभाव दिख रहा था वो अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रभाव दिख रहा है। तो आप कहीं भी हो, चाहे एनडीए में या महागठबंधन में, कितने दमदार तरीके से आपकी सियासी मौजूदगी दिखेगी, ये थोड़ा स्पष्ट करें। देखिए, आप लोगों ने देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी में जब से बंटवारा हुआ तो बिहार का कई उपचुनाव हुआ। आपको उदाहरण देते हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान। तारापुर कुशेश्वर स्थान इसलिए देते हैं कि वहां चिराग पासवान जी ने लड़ा और दोनों जगह उनके उम्मीदवार को 5200 और 5400 वोट आया। ठीक है। और हम लोगों के बदौलत दोनों जगह सीट जीतने का काम किया। अभी बिहार में उपचुनाव हुआ 4 जगह, बेलागंज हो, रामगढ़ हो, इमामगंज हो, ये तमाम जगह हम लोग समर्थन मौन रूप से एनडीए को दिए थे। आया कई न्यूज चैनल में मेरा इंटरव्यू है, बाइट है कि तिरहुत का बाई इलेक्शन हो रहा है, हम लोगों को उपेक्षा उस समय बुझाने लगा और पार्टी ने निर्णय तब तक कर लिया था कि हम लोग तिरहुत में नहीं देंगे साथ। तिरहुत का चुनाव परिणाम साबित कर दिया और वहाँ चिराग पासवान का भी अप्रत्यक्ष मतलब सियासी कद आपकी पार्टी का, आपके पार्टी नेता का कहीं से भी उसमें कोई रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ा है, चाहे वो एनडीए में हो या कहीं भी हो, अकेले अपने बलबूते पर प्रभावित करने के माध्यम को अभी भी बरकरार रखे हैं। एक छोटे से ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जल्दी जल्दी ये जानने का प्रयास करेंगे कि 25 के चुनाव में पूर्ण बहुमत किस खेमे को प्राप्त होगा और किस आधार पर प्राप्त होगा, और क्या एक व्यक्ति, एक पार्टी इस पूरे समीकरण में ट्रंप कार्ड लेकर घूम रही है। इस बार आरएलजेपी का पक्ष रख रहे केशव सिंह जी के पास चलेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उन्हें यह भरोसा है कि गठबंधन जिस तरफ, जिस पलड़े में उनकी मौजूदगी होगी वो पलड़ा भारी हो जाएगा। केशव जी, देखिए, देहात का एक कहावत है पसंगा जी। पसंगा ये होता है कि मान लें कि 1 केजी का बाट इधर है, 1 केजी का इधर बाट है, लेकिन 100 ग्राम जिधर रख दीजिएगा उधर पलड़ा भारी हो जाएगा जी। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हमेशा रहा है कि जिसके साथ गया है उसका हमेशा पलड़ा भारी रहा है। आप कितने लोकसभा का उदाहरण हम 2004 से लेकर के 2009 और 2014 और 2019 तमाम हम दे सकते हैं और बता सकते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसके साथ जाएगी उसका पलड़ा भारी होगा, उसके पक्ष में रिजल्ट जाएगा। और पिछले बार 2020 का चुनाव में देख लीजिए कि ठीक है, हम जदयू के खिलाफ ही लड़े, उस समय ठीक है कि नेतृत्व कर रहे थे चिराग पासवान और भी लोग थे हमारे दल में, लेकिन नेतृत्व कर रहे थे, लड़ गए,
अब क्या रणनीति थे क्या नहीं, भारी क्षति पहुंचाई। तो 43 सीट पर तो जदयू को चलिए लाकर के धीरज जी 41 की सीट पर ला प्रतिक्रिया दिया। ले लेते हैं। धीरज जी आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, 2020 की क्या परिस्थिति थी ये किसी से छिपा नहीं है। 2020 में एनडीए के कई नेता लोग अलग रूप में लड़ रहे थे। राजनीति में कभी कभी घर में मनमुटाव हुआ करते हैं, इस बात से बहुत अभी कुछ लेना देना नहीं है। अभी हम लोग करेंट पे बात करते हैं। देखिए आरजेडी का अपना घर है और अपना दरवाजा है, अपने सुविधा के हिसाब से वो लोग खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। हम लोगों को कोई उससे परहेज नहीं है। अब उन लोगों को जो इच्छा है बयान देते रहे, उससे कोई लेना देना नहीं नहीं, है। नहीं, लेकिन बिहार नुकसान में हो माननीय जाएगा ये तो देखा जा रहा है ना। सरकार है। केशव जी ये दावा कर रहे हैं कि अगर आप हमें नजरअंदाज करते हैं, जो करना शुरू कर चुके हैं, केंद्र में भी नजरअंदाज किया गया, राज्य में भी नजरअंदाज किया गया, लोकसभा चुनाव में नजरअंदाज किया गया, उपचुनाव में नजरअंदाज किया गया, तो अगर हमने पाला बदला तो नुकसान आपका हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक जी, ये चाचा भतीजे की आपसी घर की लड़ाई है। इस पचड़े में हम लोग नहीं पड़ना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष लेकिन को अगर आपके निमंत्रण पड़ोसी मिला हैं, भी होगा, पड़ोस का तो झगड़ा जिला सम्मेलन नुकसान के लिए पहुंचा सकता है ना पटना धीरज से जी? बाहर थे। जी आपके पड़ोसी हो गए हैं तो अब पड़ोस वाले झगड़ा करेंगे तो नुकसान तो कुछ आपको भी होगा ना। शोरगुल से चैन की नींद कहां आएगी? ऐसी बात नहीं है। देखिए दीपक जी, चैन से जो व्यक्ति काम करता है वो चैन से नहीं रहता है। माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 18-19 वर्षों से बिहार को चला रहे हैं, आराम से नहीं बैठे हैं। जनता का कैसे हित हो भला हो उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए ये लोगों का आपसी मामला है, इसमें हम लोगों को कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि देखिए अगर हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को अगर निमंत्रण गया भी होगा तो वो आउट ऑफ स्टेशन थे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे पार्टी का जिला सम्मेलन चल रहा है। बिल्कुल। तो देखिए आप अब ये क्या बयान दे रहे चलिए हैं, कोई हम लोग को क्या प्रतिनिधि लेना पहुंचा देना है, ये एक बड़ी बात है कि हम न्योता पुराने वाली काम में कहीं पीछे नहीं हो रहे हैं। डिप्टी सीएम भी अपनी अलग व्यस्तता में आज थे, वो राज्यवासी देख रहे थे और पशुपति पारस को भी पता होगा। चलिए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी, संख्या बल में आरएलजेपी को देखें तो कुछ नहीं है, लेकिन एक हाथी के सुढ़ में चींटी घुस जाए और हाथी उसे नजरअंदाज कर दे तो उसके लिए जानलेवा हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, ये जो तुलनात्मक रूप से आपने जो बात कही हाथी और चींटी की, मैं इन चीजों में पढ़ने वाला नहीं हूँ। और आपका जो प्रश्न है ना, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो लोग आज बैठ करके इस बात को बार बार भ्रम की स्थिति पैदा करने का जो लोग काम कर रहे हैं, और खास करके आरजेडी के नेता जो कहते हैं कि खिड़की खुला है, भ्रम दरवाजा क्यों? खुला है, सुमित जी गेट आप खुला चेतावनी है। मानिए ना, सीधी सीधी चेतावनी मानिए कि अगर आप हमें नजरअंदाज करेंगे हम दूसरी तरफ जाएंगे और आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दीपक जी समझना है। देखिए एक तरफ इंडी गठबंधन है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन विकास के लिए अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, युवाओं के लिए लगातार काम कर रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो जिसके नेता जो हैं तेजस्वी जी, कोई नहीं, आप तो पूरी तरीके से राजद का जो चरित्र है वो सब कोई जानता है। ये लोग बार बार कहते हैं कि खिड़की खुला है, गेट खुला है, दरवाजा खुला है, रोशनदान खुला है, दरवाजे के नीचे से आ जाएंगे, दीवार तोड़ देंगे। ये लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं। ये लोग नहीं कह रहे हैं ना, सुमित जी, ये गलत है। ये लोग नहीं कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं, और लालू यादव संभवतः पुत्र मोह में कह रहे होंगे। वो अपने बेटे को सीएम देखना चाहते हैं और शायद उनकी क्षमता को वो भली भांति नहीं भांप पा रहे हैं, तो पुत्र मोह में कह दे रहे हैं। उसके पहले भी इनके नेताओं का बयान आया था। मैं कहता हूं कि राजद के कुछ नेताओं का कुछ बयान होता है, दूसरे किसी नेता का कुछ बयान होता है, तीसरे किसी नेता का कुछ बयान होता है। ये तो आपसी वैमनस्यता को जो दर्शा रहा है। बिल्कुल आ रहे हैं, राजद आप ही में के पास जब राजद में नेताओं की हैसियत जो है उनके ही नेता कम करके आंकते हैं, तो मुझे कोई और नहीं बोल रहा है। या तो लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं या तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव आज भी उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो होगा मुकाबला मैदान में देखा जाएगा। इसके पहले भी इनके नेताओं का बयान आया था। कोई कहता है कि दरवाजा खुला है, कोई कहता है गेट खुला है, कोई कहता है गेट बंद है, कोई कहता है कि नीचे से आ जाएंगे, कोई कहता है दीवार तोड़ देंगे। अरे भाई दीवार क्यों तोड़ोगे? जो चोरी का धंधा तुम लोगों ने शुरू किया था वो धंधा फलीभूत हुआ नहीं। बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, साथ जो थे राजद की जमा तकलीफ होगी ना, समझिए फिर जो साथ थे उन्हें तकलीफ हो जाएगी। आरजू जी की बात सुन लेते हैं। राजद की एक लाइन में खत्म कर दूंगा, फिर आरजू जी बोलेंगे। राजद की कुल जमा पूंजी जो है वो है बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया। उससे पैसा लेना है और पैसा मिल नहीं रहा है। तो आज
आज के समय में कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक क्रेडिबिलिटी खोते जा रहे हैं और पहले से भी खो चुके हुए हैं। तो उसी चीज को कहीं ना कहीं भ्रम क्रिएट करने के लिए लोग ऐसा ठीक है, काम आप कर रहे हैं। भ्रम क्रिएट कर रहे हैं। आरजू जी, छोटा सा सवाल यही है, देखिए हम उनकी तेजस्वी यादव की क्षमता क्या है, उनके पार्टी नेता, उनके कार्यकर्ता या राज्यवासी समझ रहे होंगे, लेकिन क्या लालू प्रसाद यादव नहीं समझ रहे हैं? पुत्र मोह में इतने आकुल, इतने व्याकुल हो गए हैं कि किसी को भी साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। यही तो फर्क है ना आदरणीय लालू प्रसाद यादव में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, एक घरों में झगड़ा करवाती है, चाचा को भतीजे से लड़ाती है, भतीजे को चाचा से लड़ाती है, और फिर इन दोनों को वक्त के अनुसार जो है दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरे बिहार प्रदेश की जनता कह रही है और पूरे देश की जनता कह रही है। दूसरी बात, इनकी परेशानी हम समझते हैं ना, बौखलाहट में है, परेशान है, हताश है। आज तक इनका सीएम फेस नहीं हुआ ना। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 42 नंबर वाले सीट के पीछे पिछलग्गू बने बैठे हैं। इनकी हताशा भी हम समझते हैं। जनता ने तो 2 बार। आरजू जी, उन्हें हताश रहने दीजिए। नहीं, मैं बता दूं। टोकिएगा नहीं आरजू जी, हम बस ये समझना चाह रहे हैं ना, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए, या फिर ये जो रिले रेस होगा उसमें आपके साथी कौन कौन होंगे ये फाइनल कर चुके हैं? क्या हम फिर वो चीज बता रहे हैं दीपक जी कि राजनीति में संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं, और संभावनाएं कौन नहीं चाहता है कि हमारा गठबंधन और समृद्ध हो और बेहतर हो और मजबूत हो। लेकिन जो जनता ने हमें जनादेश दिया, जो हमारा अलायंस है वो कल भी इंटैक्ट था, आज भी इंटैक्ट है। इनका एनडीए का अलायंस ये बताते हैं कि हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, दही चूड़ा खा रहे हैं। और कल बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो पूरे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आमंत्रण मिलता है चिराग पासवान जी के पास जाने का, और वहां जाते हैं। चिराग पासवान को फोन आपके किया जाता गठबंधन है। वाले तो नहीं, एक सुन साथ लीजिए। दही चूड़ा भी खाते नहीं दिखे ना। दीपक जी, आरजू जी, वो दिखे मैं बता रहा हूं दीपक जी, सुन लीजिए ना। एक प्रदेश का मुखिया आपके घर जाता है और आपको फुर्सत नहीं मिलती आते हुए, इसका स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? इसका स्क्रिप्ट भी तो कहीं भारतीय जनता पार्टी फिर से लिख तो नहीं वहां रही तो है। आना जाना ही क्या नहीं हो फिर रहा है। वो नीतीश कुमार जी को आपके यहाँ धोखा तो दिलवाएगी आना चिराग जाना ही पासवान नहीं से? हो रहा है ना। सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान जी को फिर से हनुमान बना के नीतीश कुमार को चलिए, तो कलंक आप करने की एक और तैयारी है विकल्प, क्या? पशुपति पारस के बाद अब एक और विकल्प अपने साथ तलाश रहे हैं। चलिए, माफ चाहेंगे हम सुमित जी, विकल्प अब नहीं वक्त- तलाश रहे हैं, वक्त हम बिल्कुल जुटने नहीं में है, थे, लेकिन हम मजबूत थे दीपक और जी, प्रदेश की मैं जनता ने सिर्फ हमें इतना जनादेश कहूंगा दिया। कि जिस व्यक्ति ने अपने ही बड़े भाई को गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया, अपने ही भाई को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से किनारे कर दिया, फिर बुला भी रहे हैं तेजस्वी ना, जी ने समझिए। तेज ये प्रताप जी पारिवारिक को जो झगड़ा नहीं है, किनारे ये लगाया, ये सियासी पारिवारिक क्या है? मजबूरी है, सियासत समय- वाली ही बात है। समय का खेल क्या है, वो समय कमजोर में है? कौन क्या किसके हम साथ हो समझते जाएगा हैं? ये देखना हम समझते दिलचस्प हैं होगा। क्या मानसिक चलिए, रूप से फिलहाल असक्षम है वक्त क्या? का अभाव है, अगर असक्षम किन्हीं है क्या को वो? कुछ समय कम मिला हो बड़े तो उसके बेटे लिए को माफी किनारा- चाहेंगे, लेकिन किनारे बहुत लगा बहुत दिया। धन्यवाद धीरज कुशवाहा जी, सुमित शशांक जी, आरजू खान जी, केशव सिंह जी, अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो रिले रेस की तैयारी चल रही है और इसमें 4 की जगह 5, 5 की जगह 6, 6 की जगह 7 किस खेमे में हो जाए कि उनकी संख्या बल बढ़ने से उनके जीत की संभावना बढ़ जाए, ये हर कोशिश दोनों खेमा कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले क्या परिस्थिति बनती है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।